Law of mass action. Law of mass action in the year 1867 was given to us by Guldberg and Weg. इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोगों को एक लॉ दिया टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी रिएक्शन है, सपोज A + 2B इक्वल टू से 3C, लेट्स सपोज, तो इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with raised to the power their stoichiometric coefficients, with raised to power their stoichiometric coefficients। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया K, सो K इंटू A रेस्ड टू पावर 1 B रेस्ड टू पावर 2। ये कहां से आया पुत्र? लॉ ऑफ मास एक्शन से। किन्होंने दिया? गुल्डबर्ग और वेग ने। हालांकि ये लॉ हर जगह वैलिड नहीं था, जिसकी वजह से इसको बाद में रेक्टिफाई किया गया और फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया। लॉ गलत नहीं है, लेकिन हर रिएक्शंस में लागू नहीं हो रहा। ये बेसिकली वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर सिंगल स्टेप या बेटर टू से सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होते हैं उनके लिए तो ये रिएक्शन ये लॉ वैलिड है, लेकिन जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे या नंबर ऑफ स्टेप्स में होंगे वहां पे ये रिएक्शन वैलिड नहीं है। क्योंकि आपको जो ये टर्म दी जाती है ना पुत्र, ये जो सॉल्व करके दी जाती है, ओवरऑल रिएक्शन दिया जाता है हमेशा, है ना। तो सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, वहां तो हम ये लगा सकते थे, वैसे नहीं लग रहा था। बट ये है क्या? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product। इस प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यहां लिख दो ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with raised to the power their stoichiometric coefficients, their stoichiometric coefficients। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे दिया उत्तर, ठीक है ना। तो ये जो K है इसे कहा गया रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट एक गिवन रिएक्शन के लिए गिवन टेम्परेचर पे, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन रिएक्शन एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर इट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि टेम्परेचर के साथ हो सकता है वेरी करेगा, एक ही रिएक्शन के अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट वेरी कर सकता है, उसको हम स्टडी करेंगे बाद में। अभी आप ये देखिए, अलग अलग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम टेम्परेचर पे भी अलग अलग होगा। सो रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ फिक्स टेम्परेचर। क्लियर हो गया पुत्र? ठीक है। आप और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इन्होंने काफी और एग्जांपल दिए। सपोज आप कोई भी ले लीजिए, इसी को अगर हम थोड़ा सा एलिमेंट्री रिएक्शन को 2A + 3B कर दें, सपोज आपने प्रोडक्ट बनाया, तो इनके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू A रेज़्ड टू पावर 2 और B रेज़्ड टू पावर 3। बट दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द कॉम्प्लेक्स स्टेप्स और फॉर दोज रिएक्शन विच अक्कर इन द नंबर ऑफ स्टेप्स। दैट्स वाई इस रिएक्शन को रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ी। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो हमने एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा नाउ वी हैव रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इसको स्टडी करेंगे हम डिटेल में।
तो पुत्र रेट लॉ जो है वो हमें एक्सप्रेशन देता है फॉर द कॉम्प्लेक्स रेट ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री तो आ ही जाएंगे बीच में, तो इसको हम करते कैसे हैं, ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कहता है वो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यानी कि अगर कोई रिएक्शन है सपोज 2A + B, इट विल गिव यू से प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट C और D समथिंग, ठीक है। तब सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है पुत्र, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कहता पर नहीं, रेट लॉ कहता है ऐसा एग्जैक्टली हो जरूरी नहीं है, हम तो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, पहले A की कंसंट्रेशन को फिक्स किया, B की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, सपोज डबल कर दिया, आप मेरी बात समझ रहे हो, सपोज डबल कर दिया, तो उन्होंने देखा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने B की कंसंट्रेशन को फिक्स किया और A की कंसंट्रेशन को डबल किया, तब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या इफेक्ट हो रहा है, और उस हिसाब से इन्होंने डाटा स्टडी किया। तो मैं बिल्कुल सिंपल करता हूं, इन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जिसको हम अब स्मॉल r लिखेंगे पुत्र, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेज़्ड टू पावर सम वैल्यूज x और y समथिंग। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो अब x और y को आपको नाम देना पड़ेगा। x को आप कहेंगे पुत्र सपोज ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पुत्र, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन वी आर विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है पुत्र। A के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बता देता है एग्जैक्ट वैल्यू की कितनी स्पीड से रिएक्शन चल रहा हो। तो y क्या होगा पुत्र, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, B के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको फुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, पूरे का पूरा रिएक्शन का ऑर्डर, तो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह लो या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A कह लो। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है फॉर फुल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन, फुल रिएक्शन, तो उसको हम डिनोट करेंगे पुत्र n से, और जो n की वैल्यू है इट इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि दोनों के ऊपर जो पावर्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, दिस विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आया? अब सबसे पहले मैं रेट कांस्टेंट को कवर करता हूं, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, रेट कांस्टेंट इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B रेज़्ड टू पावर सपोज x एंड y। अब लेट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B आर टेकन एज यूनिटी, और x और y का टर्म्स भी 1। तो एट दैट टाइम रेट कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा पुत्र, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो हम यहां पे ये कह सकते हैं बाय डेफिनेशन रेट कांस्टेंट, जिसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हो या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हो, के को रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट, सो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन in a reaction where all the species यानी कि x, y, a, b जो कुछ भी आपने लिया, where all the species are taken as unity। अगर आप उन सबको यूनिटी 1 लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया पुत्र? अच्छा, अब यहां पे ही इसके यूनिट की भी बात कर लो आप साथ में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा? नहीं, ये तो तब हुआ जब कंसंट्रेशंस और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 आया, है ना। तो रेट यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की या वेलोसिटी कांस्टेंट की, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे? देखो, लेट सपोज अभी हम क्या करते हैं पुत्र, एक्स और वाई इसी रिएक्शन को लेते हैं, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा पुत्र, रेट ऑफ रिएक्शन
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर वाई। क्लियर है पुत्र? ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन के आपने यूनिट्स लेने हैं ना, यूनिट, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर रेस्ट पावर एक्स, बी की भी यूनिट तो सेम होगी, मोल पर लीटर रेस्ट पावर वाई। ठीक है पुत्र? तो हम इसको नीचे बेस सेम तो पावर ऐड कर दें, सो मोल पर लीटर पर सेकंड, इसको बाहर लेके जा रहा हूं, डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का बेस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा जी मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, एन के। अब ये ऊपर जाएगा पुत्र, ये माइनस में हो जाएगा, बेस सेम तो पावर फिर ऐड, यानी कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी दैट इज मोल पर लीटर रेस्ट पर 1 माइनस एन पर सेकेंड। दिस विल बी द यूनिट। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लग जाएगा तब आप रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ?